जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। विषय का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, जिसको पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यूनिट है फर्स्ट, उसका चैप्टर है थर्ड। इससे पहले हम 2 वीडियो और लेके आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। जब तक आपको राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझ में नहीं आएगा ना, तो बच्चों आपको ये बुक भी समझ में नहीं आनी। सबसे पहले आपको राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझना है। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, उसमें उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है और राजनीतिक सिद्धांत के विषय, उसके क्षेत्र, उसके महत्व को पे चर्चा की गई है। आज हम यहाँ बात करते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत में क्या था, या फिर राजनीतिक के विभिन्न दृष्टिकोण कौन से होते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीति की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, धर्म निरपेक्षता, न्याय इत्यादि। तथा सिद्धांत का अर्थ होता है समझना। सिद्धांत का अर्थ होता है सॉल्यूशन करना। सिद्धांत का अर्थ होता है चिंता करना, चिंतन करना, प्रॉब्लम को समझाना, जो कि हम पहले की 2 वीडियो में इस पर हमने काफ़ी अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। जी हाँ, जब हम राजनीतिक सिद्धांत को उठाते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम यह जानते हैं कि भाई राजनीति को वैज्ञानिक रूप से जब पढ़ा जाता है तो हम 3 प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर राजनीति को विज्ञान के रूप में हम पढ़ते हैं तो 3 चीज हमारे सामने आती है। पहले आता है औपचारिक संस्थाएं, कि भाई राजनीतिक के अंदर कुछ ना कुछ औपचारिक संस्थाएं होती हैं, कुछ ना कुछ अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं, और राजनीतिक के कुछ दर्शन होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हम राजनीतिक को पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इन 3 चीज़ों पे ही हम फोकस करते हैं। सबसे पहले औपचारिक संस्थाएं राजनीतिक की कौन सी होती हैं। भाई राजनीतिक की औपचारिक संस्थाएं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सरकार की बात करते हैं कि सरकार किस प्रकार से अपना शासन करता है, अपना प्रशासन करता है, किस प्रकार से संविधान होता है। हर एक मुल्क, कोई भी मुल्क हो तो उसकी कोई ना कोई सरकार होती है, उसका कोई ना कोई संविधान होता है। तथा आज के टाइम में बिना किसी सरकार के, बिना किसी संविधान की कोई भी मुल्क सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर हम औपचारिक संस्थाओं की बात करते हैं तो औपचारिक संस्थाओं में हम सरकार का अध्ययन करते हैं, सरकार के अंगों का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ सरकार का संबंध उनके अंगों से किस प्रकार है। और जब हम सरकार का अंग या फिर सरकार का अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि भाई सरकार में कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और विधानपालिका होती है। भाई कार्यपालिका का अर्थ होता है कार्य करना, विधानपालिका का अर्थ होता है कानूनों को बनाना, और न्यायपालिका का अर्थ होता है न्याय करना। ये अलग से एक टॉपिक है जिस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अगर हम अनौपचारिक संस्थाओं की बात करते हैं तो हर एक मुल्क में कोई ना कोई राजनीतिक संगठन या फिर राजनीतिक पार्टियां होती है, या तो सत्तावादी पार्टी होगी, या तो वहाँ पे एक पार्टी या फिर एक से अधिक, या कोई ना कोई राजनीतिक विचार होते हैं हर एक मुल्क में, जिसके द्वारा उस पूरे मुल्क पर शासन किया जाता है। अगर हम अनौपचारिक संस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है कि भाई एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर एक राजनीतिक पार्टी के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, तथा एक मुल्क में कौन कौन से राजनीतिक दल अस्तित्व में हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो सत्तावादी जो राजनीतिक दल होते हैं उसके पास किस प्रकार की शक्तियां हैं, या जो अल्पसंख्यक राजनीतिक दल हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, या फिर राजनीतिक दल कौन से हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, या फिर जो प्रभाव गुट होते हैं, जो एक मुल्क में जो मुल्क की राजनीति के ऊपर प्रभाव करते हैं, वो गुट कौन से हैं। इसी के साथ साथ लोकमत आदि, इन सब का अध्ययन, इन सब की चर्चा हम अनौपचारिक संस्थाओं में करते हैं। आपके पास कितने सारे पॉइंट हैं ये देखिए। जैसे राजनीतिक सिद्धांत को हम विज्ञान के रूप में जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि 3 प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है: औपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक और राजनीतिक दर्शन। औपचारिक में हम सरकार और उनके संबंध या उनके अंगों का अध्ययन करते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। आप चाहो तो इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई कार्यपालिका एक ऐसी संस्था होती है जहाँ जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें
स्थायी कार्यपालिका भी आ जाती है और अस्थायी कार्यपालिका। अगर हम स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो स्थायी कार्यपालिका में आ जाते हैं जो आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस। अगर हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो उसमें एमपी, एमएलए तथा निगम पार्षद आ जाते हैं जो कि एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। अगर हम फिर न्यायपालिका की बात करते थे कि हर एक मुल्क में कोई ना कोई एक न्यायपालिका होती है जिसके द्वारा उस मुल्क में न्याय प्रशासन को चलाया जाता है। अगर हम भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अर्थात जो न्यायपालिका का कार्य होता है वो सभी को न्याय देना होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम विधान पालिका की बात करते हैं तो विधान पालिका एक ऐसी संस्था होती है जो कि देश में कानूनों को बनाता है या फिर देश में जो भी संविधान में या फिर जो प्रशासन संबंधी जो नियम होते हैं वो विधान पालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो ये संसद के द्वारा विधायिका का कार्य किया जाता है। तो आपके पास कितने पॉइंट है भाई, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनमें इतने पॉइंट। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो राजनीतिक शक्तियाँ आ गई, राजनीतिक दल। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल है, विभिन्न प्रकार के प्रभाव गुट है। प्रभाव गुट में आ जाएगा जैसे भाई, और जैसे मतलब मान लेते हैं हम, जैसे किसान यूनियन होगी, मजदूर यूनियन होगी, इस प्रकार की यूनियन भी राजनीतिक में अहम भूमिका अदा करती है। इसी के साथ साथ अब हम इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण कौन से होते हैं। भाई आपने सुना होगा, 11वीं क्लास से आप सुनते आ रहे हो भाई, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति की उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, समझौतावादी। आपने अक्सर उदारवाद और मार्क्सवाद शब्द सुना होगा। आपने 11वीं में जब आपने पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ा होगा तो वहाँ पे 1-2 बार आपने मार्क्सवाद सुना होगा और राजनीतिक सिद्धांत आपने उस टाइम पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, राजनीतिक के जो दृष्टिकोण होते हैं, उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें मानव की बुद्धि और उसके विवेक में विश्वास रखा जाता है, जहाँ पे लोकतंत्र सरकार में विश्वास रखा जाता है। इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी विचारधारा की। मार्क्सवादी विचारधारा एक प्रकार की ऐसी विचारधारा होती है जहाँ पे संसाधनों का स्वामित्व पूरे समाज के हित के लिए होता है और जहाँ पे अमीर वर्गों का शोषण करते हैं। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। एक समझौतावादी होता है भाई। समझौतावादी जो वो होता है जो कि उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिश्रण होता है और जिसका अर्थ मेनली क्या होता है भाई, समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार वीडियो को लाइक करो मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, बट वीडियो पे कमेंट जरूर कर दिया करो क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाई इसमें क्या है। अब हम बात करते हैं उदारवादी विचारधारा क्या होती है, उदारवादी शासन क्या होता है, उदारवाद होता क्या है। उदारवाद एक प्रकार का एक विचारधारा होती है। जैसे आपने गांधीवादी विचारधारा सुना है भाई। गांधीवादी विचारधारा क्या होती है भाई, गांधी जी के विचारों को, उनके जो आदर्श हैं उन्हीं को ही गांधीवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जैसे गांधीवादी विचारधारा में क्या है कि भाई जैसे बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत मतलब सुनो, या फिर अगर मतलब किसी पे हाथ ना उठाओ, हमेशा सत्य का पालन करो और चोरी ना करो। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं उदारवादी विचारधारा की, तो उदारवादी विचारधारा एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसके जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है, जो कि आधुनिक उदारवाद के स्थापक है। अर्थात उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे मानव की बुद्धि और उसके विवेक में विश्वास रखा जाता है, जहाँ पे लोकतंत्र सरकार में विश्वास रखा जाता है, जहाँ पे मानव को विकास करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान किया जाता है, जहाँ पे मानव को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जहाँ पे मानव को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि भारत इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे भारत के लोगों को, क्या वो अल्पसंख्यक हो, क्या वो बहुसंख्यक हो, यहाँ पे सभी को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पे बिना किसी धार्मिक भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे मानव की बुद्धि और उसके विवेक में विश्वास रखा जाता है, जहाँ पे व्यक्ति को मुख्य केंद्र के रूप में रखा जाता है, जहाँ पे व्यक्ति का
के विकास पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे व्यक्ति के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि सभी व्यक्तियों के अधिकार अनिवार्य हैं और सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के एक समान समझे जाते हैं, जहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता में विश्वास रखा जाता है, जहाँ पे लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में विश्वास रखा जाता है। अगर हम उदारवादी विचारकों की बात करते हैं तो उनमें जॉन लॉक तो इसके संस्थापक है ही, इनके जन्मदाता ही है उदारवादी विचारधारा के। इसके साथ ही साथ बेंथल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं और हर्बर्ट आदि इस प्रकार के राजनीतिक चिंतन उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। अगर हम उदारवादी विचारधारा की विशेषता की बात करते हैं तो ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, उदारवादी विचारधारा में भाई समय समय पे चुनाव करवाए जाते हैं। भाई जैसे हम भारत के शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में हर 5 साल में चुनाव किए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का हो, एमएलए का हो या फिर वो निगम पार्षद का हो। तो उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि लोकतंत्र सरकार पर विश्वास रखती है। यहाँ पे प्रभाव गुटों का होना अनिवार्य होता है। अर्थात उदारवादी समूह में प्रभाव गुट जैसे कृषिक वर्ग हो गया, औद्योगिक वर्ग हो गया, जैसे अभी लोकसभा ने एक किसान संबंधी एक कानून को पास किया था, परंतु ज़्यादातर किसानों को वो कानून पसंद नहीं आया तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया और इतना इस हद तक आंदोलन करा कि सरकार को अपने किसान संबंधी जो नियम उन्होंने पास किए थे उनको वापस लेना पड़ गया। अर्थात यहाँ पे कहने की बात ये की गई है कि समाज में कुछ ऐसे समूह या ऐसे गुट का उपलब्ध होते हैं जो कि राजनीतिक में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, अपने आंदोलनों के द्वारा या अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करती है जब उनको फील होता है कि उनके अधिकारों का हनन होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से मुक्त होता है। अर्थात भारत में जो न्यायपालिका है वो वहाँ पे न्याय सभी के लिए एक समान होगा, उस पर किसी प्रकार का कार्यपालिका या फिर संसद का कोई भी होल्ड नहीं होता। इसी के साथ साथ अगर हम उदारवादी विचारधारा की विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, भाषण की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, वाद विवाद की स्वतंत्रता होती है और यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता। आपके पास कितने सारे पॉइंट है, आप चाहो तो इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे भारत में मौलिक अधिकार में नागरिक स्वतंत्रता है, भाई आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताया गया है। इसी के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है। मतलब बहुत पॉइंट है, इतने पॉइंट है कि आप 6 से क्या आप 10 शीट भी भर सकते हो। इसके साथ साथ उदारवादी विचारधारा की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो भाई राज्य को सार्वजनिक हितों की पूर्ति का साधन माना गया। अर्थात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो राज्य की सरकार होएगी उसका पहला कार्य होगा कि लोगों के हित के लिए काम करना, किसी एक समूह के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं। जो समाज में लोग हैं, चाहे वो एससी है, क्या वो एसटी है, क्या वो ओबीसी है, क्या वो अल्पसंख्यक है, क्या वो बहुसंख्यक है। जैसे अगर मान लो भाई सरकार ने मेट्रो को बनाती है, अगर मेट्रो प्लान अगर लेके आती है और मेट्रो को बनाना शुरू करते हैं तो क्या वो मेट्रो सिर्फ अमीर वर्गों के लिए या फिर वो गरीबों के लिए या फिर वो हिंदुओं के लिए या फिर वो मुसलमानों के लिए? नहीं, वो समाज में सभी वर्गों के लिए सभी से एक समान किराया एक निश्चित दूरी का लिया जाता है। इसी के साथ साथ राजनीतिक के क्षेत्र में प्रतिनिधि संस्थाओं का समर्थन। भाई यहाँ पे ये बताया हुआ है कि राजनीतिक के क्षेत्र में प्रतिनिधि संस्थाओं का समर्थन भी उदारवादी विचारधाराओं की एक विशेषताओं में से एक है। इसी के साथ साथ एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत में भाई आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और ना जाने पता नहीं कितनी राष्ट्रीय स्तर पे पार्टियां हैं जो कि सत्ता पाने के लिए हर 5 साल में जब चुनाव होता है तो ये
अपने अपने एजेंडे तय करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे राजनीतिक में सरकार में आने के लिए खुलकर प्रतियोगिता होती है। जिस क्षेत्र में खुलकर प्रतियोगिता होगी वो क्षेत्र स्वतंत्र तथा क्लीन होगा। अर्थात जब भारत में खुल के प्रतियोगिता होती है तो इसीलिए भारत के लोग अपने अधिकारों को उस टाइम यूज करते हैं और जिस सरकार को हटाना हो लोग उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं। इसी के साथ साथ उच्च राजनीतिक पदों से संबंधित नियुक्तियां खुले रूप में होती है, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, या फिर निगम या फिर जो प्रधानमंत्री हो गया। अर्थात यहाँ पे लोग अपने जो राजनीतिक रूप में जो उच्च पदों पे होते हैं, यहाँ पे व्यक्ति उन्हें खुले रूप में चुन के देखना पसंद करती है। जैसे अभी इलेक्शन हुआ था तो प्रधानमंत्री जो मोदी थे वो प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। ये पहले ही बता दिया गया था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मोदी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कर सकते हैं। तो इसीलिए लोगों ने मोदी की अच्छाइयों को, मोदी जी के बारे में जो वो अच्छा समझते थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिसके द्वारा बीजेपी फिर से जीत के आई और फिर से मोदी जी अब प्रधानमंत्री के रूप में आ गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कमेंट कीजिए। यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक उदारवाद। भाई उदारवाद का तो अर्थ आपको समझ में आ गया, जहाँ पे मानव की बुद्धि और उसके विवेक में विश्वास रखा जाता है, जहाँ पे लोकतंत्र सरकार में विश्वास रखा जाता है। इसी के साथ साथ जहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी एबिलिटी से कोई आर्थिक स्थिति को अचीव करना चाहता है तो वो अचीव कर सकता है। साथ के साथ आयात तथा निर्यात पर भी स्वतंत्रता होती है। आप चाहो तो भाई जैसे 1991 से पहले जो एलपीजी की नीति नहीं थी भारत में, तो भारत में छोटी छोटी चीज़ों के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस की अनुमति लेनी पड़ती थी। परंतु अब यहाँ पे क्या है, आर्थिक उदारवाद में क्या है, आप कोई भी चीज़ विदेशों से मंगवा सकते हो, आप अपने चीज़ों को विदेशों में भेज सकते हो सेल के लिए, तथा राज्य का कर्तव्य मजदूर वर्गों का हित। आर्थिक उदारवाद में यह है भाई, अमीरों से टैक्स लेके सरकार गरीबों के हित के, गरीबों पे कल्याण के ऊपर फायदा करती है। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दिए जाते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से होते हैं, नीचे होते हैं। इसी के साथ साथ सरकार राज्य में जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं या जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करती है ना, उनका कल्याण करने की कोशिश करती है। इसी के साथ साथ उदारवाद की एक और विशेषता है भाई समानता। इसमें सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, राजनीतिक समानता है, सांस्कृतिक समानता है, धार्मिक समानता है। इसमें इतने पॉइंट है कि आप चाहो तो आप 20-30 पॉइंट भी कर सकते हो, मतलब इतने पॉइंट है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। आपको इनका मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि भाई सामाजिक समानता में क्या है। अब हम बात करते हैं भाई मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा एक प्रकार की ऐसी जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों को ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से हम जानते हैं। भाई इनमें कार्ल मार्क्स को आते हैं, इनमें जो राजनीतिक चिंतन है वो कार्ल मार्क्स हैं, एंगल्स हैं, लेनिन है। और मार्क्सवादी विचारधारा का मानना होता है, इनका मानना है कि जो समाज में जो मार्क्सवादी विचारधारा एक प्रकार की ऐसी विचारधारा होती है जिसमें संसाधनों का स्वामित्व वो पूरे समाज के हित के लिए होता है। अर्थात इनका मानना होता है कि जो समाज में संपत्ति है वो पूरे समाज की, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर समाज, एक पर्टिकुलर समूह की नहीं होगी। यहाँ पे सशक्त ये क्रांति में इनका विश्वास होता है। इनका मानना होता है कि लोकतंत्र जो मुल्क होते हैं वो सिर्फ अमीरों की कठपुतली है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना होता है। ऐसे ही मार्क्सवादियों का मानना है, अगर हम मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं तो ये अमीर वर्गों का शोषण करते हैं और उस शोषण के लिए कि अमीरों का सर तक फोड़ना पड़े तो ये उचित मानते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा सोवियत रूस में, सोवियत जो कि यूएसएसआर थी उसमें देखने को मिलती थी, चीन में भी है, पोलैंड में भी थी, हंगरी में भी थी आदि। इस प्रकार के मुल्कों में मार्क्सवादी विचारधारा देखने को मिलती है। अभी हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ज़्यादा नहीं भैया, 10 मिनट की हो रहा है, पर आपको ये टॉपिक इतनी
अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना कि आप किसी और को भी समझा सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, आधुनिक उदारवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, तब आपको पॉलिटिकल क्या आप एमए में भी हो जाओ तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली। जी हाँ, इसके साथ ही साथ आपके लिए एक नई चीज़ है, आपके लिए एक खुशखबरी है। हम आपके लिए 3 प्रकार के कोर्स को लेके आए हैं। अगर आप हमारा बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो आप इसी प्रकार से आपको पूरी बुक के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स परचेज करते हो तो पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको इस पूरी बुक के 6 से 8 वीडियो ही आने वाले, अर्थात 6 से 8 क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन और कम और 5 से 8 क्वेश्चन या 6 से 8 क्वेश्चनों में पूरी बुक खत्म हो जाएगी। जी हाँ, पूरी बुक का जो वीडियो होएगी वो आपको इन 6 से 8 क्वेश्चनों में देखने को मिलेगी। और आप अगर हमारा स्टैंडर्ड कोर्स परचेज करते हो तो आपका उन वीडियो का जो एक्सेस होएगा वो आपके पास होएगा। अब वो सिर्फ मेंबरों के लिए ही अवेलेबल किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे एडवांस कोर्स परचेज करते हो तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपके पास उपलब्ध होगा ही होगा। साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। आप एग्जाम से रिलेटेड हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, या जो आपका हार्ड टॉपिक आपको लगता है कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों ना, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। हम जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाएंगे और वो वीडियो सिर्फ आपके ही लिए होगी और सिर्फ मेंबरों के लिए ही होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने मार्क्सवादी विचारधारा की विशेषता की। अभी तक हमने बात करी कि भाई उदारवादी विचारधारा कौन सी होती है और उसकी विशेषता की। आज हम बात करते हैं मार्क्सवादी विचारधारा की विशेषता की। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार होता क्या है, ये वर्गहीन समाज की स्थापना करने में इनका ज़्यादा विश्वास होता है। इनका मानना है कि समाज में केवल 2 ही वर्ग हैं, रिच और पुअर। इनका मानना है समाज में केवल 2 ही जाति है, अमीर तथा गरीब। इनका मानना है समाज में केवल 2 ही धर्म हैं, जो कौन से हैं, अमीर और गरीब। इनका मानना है कि अगर अमीरों से उनकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा तो पूरा वर्ग पूरा समाज एक जैसा हो जाएगा। तो मार्क्सवादी विचारधारा बेसिकली क्या होता है, अमीरों के शोषण पे इनका फोकस होता है। इनका मानना होता है ये जो अमीर इंसान बने हैं उनका मानना है कि जो चंद मुट्ठी भर अमीर इंसान समाज के बहुसंख्य लोगों के ऊपर अधिकार क्यों है। इनका मानना है कि ये 10-20 या फिर ये चंद मुट्ठी भर इंसानों के पास ही समाज के सभी संसाधन इन्हीं के पास है, समाज की सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है, समाज पे सारा अधिकार इन्हीं के पास है। तो मार्क्सवादी विचारधारा वाले विचारक ये मानते हैं कि अगर इन अमीरों से इनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, इनसे इनकी संपत्ति छीन ली जाए तो ये भी एक प्रकार के आम इंसान बन जाएगी। और जब सभी आम इंसान होएगी तो समाज में फाइट होने की कोई संभावना नहीं होगी, समाज में कोई भी मतलब फाइट या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मार्क्सवादी विचारधारा का मानना होता है कि अमीरों से उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए, चाहे छीनने के लिए अमीरों का शोषण ही क्यों ना किया जाए, क्या है, अमीरों का सर ही क्यों ना फोड़ा जाए। इसीलिए मार्क्सवादी विचारधारा, और आपने देखा होगा मार्क्सवादी विचारधारा वाले जो मुल्क है जैसे सोवियत संघ था, जो कि यूएसएसआर या जो रूस है, पोलैंड है, इस प्रकार से इनका जो फाइट होती है वो अमेरिका और कनाडा अमेरिका या फिर पूंजीवादी मुल्कों से होती है। क्योंकि पूंजीवादी जो मुल्क होते हैं उसमें अमीरों का हित सोचा जाता है, और जबकि मार्क्सवादी जो मुल्क हैं उनमें जो गरीब है, जो मजदूर वर्ग है, उनका हित सोचा जाता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा में ये बताने की कोशिश की गई है कि आर्थिक सिद्धांत का अभाव, अर्थात समाज में जब सभी व्यक्तियों के पास एक सारे अधिकार होएंगे, एक सारे अधिकार का अर्थ है कि सभी के पास जो संपत्ति होएगी वो उनकी मेहनत की संपत्ति होएगी, तो समाज में फाइट ही नहीं होएगी। इसके साथ साथ उनका मानना है कि समाज में केवल 2 ही वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग और एक अमीर वर्ग, तीसरा कोई वर्ग ही नहीं है। तो मार्क्सवाद ये बोलता है कि भाई अमीर वर्गों का उनसे संपत्ति छीन के श्रमिक वर्गों में बांट दी जाए, ताकि समाज में कोई भी जो ये असमानता थी ये पूर्ण एक प्रकार से समानता होगी। मार्क्सवादी विचारधारा ही आगे चल के साम्यवादी विचारधारा को जन्म देती है। साम्यवादी विचारधारा एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जो कि समाज में जो समस्त संसाधन समाज के हित के लिए वो मानती है। इसी के साथ साथ मार्क्सवादी ये बोलती है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो मजदूरों को मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि सपोज करो एक जूता भाई
एक जोड़ी जो जूता जब किसी फैक्ट्री या फिर कारखाने में बनाया जाता है तो उसको बनाने में सपोज करते हैं 200 रुपये की लागत आती है। तो ये जो 200 रुपये हैं ये 4 बंदों में डिवाइडेड हो जाते हैं। भाई 50 रुपये जो वो बनाता है उसके 50 रुपये जो एक मजदूर वेस्टिंग करता है, 50 रुपये का रॉ मटेरियल, और वही 50 रुपये जो एक और जो मजदूर है उसको मिलते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं जब एक जोड़ी जूते को बनाया जाता है एक फैक्ट्री या एक उद्योग में तो 3 से 4 मजदूरों के द्वारा वो बनाया जाता है। और अगर वहाँ पे उसकी कीमत 200 रुपये होती है और वही जब जूता किसी शोरूम में जाता है तो वो 1000 रुपये का सेल होता है। तो मार्क्सवादी ये बोलते हैं कि भाई 200 रुपये की उसकी लागत आई, शोरूम में ये 1000 रुपये का सेल हो रहा है, अर्थात ये जो 800 रुपये का अंतर है ये 800 रुपये किसको मिले? ये 800 रुपये उस शोरूम के मालिक को मिले। हाँ जी, जो पहले से अमीर था, जो पहले से रिच था। तो मार्क्सवादी ये बोलता है जो 800 रुपये जो मिले हैं ये 800 रुपये। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्सवादी ये बोलता है ये जो 800 रुपये का अंतर है ये जो मजदूरों को मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे की। मार्क्सवादी का मानना है कि जो भाई परिवर्तन के लिए सशस्त्र क्रांति, उनका मानना है कि अगर समाज में परिवर्तन करना है तो ये जो अमीर वर्ग है इनसे इनकी प्रॉपर्टी को छीन के, इनसे इनके पैसे को छीन के पूरे गरीब समाज में बांट दिया जाए। एक प्रकार से रॉबिन हुड वाले प्रवृत्ति के इंसान हैं मार्क्सवादी विचारधारा वाले। इनका मानना है कि अमीरों से इनकी प्रॉपर्टी को छीन के गरीबों में बांट दिया जाए तथा वो प्रॉपर्टी पूरे गरीबों की है और इसके लिए चाहे उनको इन अमीरों का सर फोड़ना पड़े या इन अमीरों के खिलाफ एक क्रांति क्यों ना करनी पड़े वो भी उचित है। उनका मानना है कि समाज में जब तक मजदूर वर्गों का हित नहीं होगा, उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता। इनका मानना है कि संसाधनों पर राज्य का अधिकार होना वो चाहिए और एक जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार है वो भी नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि भाई समाज में संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए क्योंकि संपत्ति का अधिकार ही व्यक्ति में लालच को बढ़ा देता है। तो मार्क्सवादी का विचार है कि संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए और समाज में जो भी संपत्ति है वो पूरे समाज की होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आर्थिक असमानता का मुख्य कारण संपत्ति है। उनका मानना एक तो समाज में वो लोग हैं जिसके पास हैव है अर्थात प्रॉपर्टी है, एक वो है जिसके पास हैवेंट है अर्थात प्रॉपर्टी नहीं है। तो यही मुख्य कारण है। मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि मुख्य कारण आर्थिक है, मुख्य समस्या आर्थिक है। अगर उनसे प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी अमीरों से तो सभी समाज इक्वल हो जाएगा। तो मार्क्सवादी विचारधाराओं का मानना है कि मजदूर वर्ग की तानाशाही जब तक नहीं होगी समाज का विकास नहीं होगा। उनका मानना है कि बड़े बड़े कृषि फार्मों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ताकि उस राष्ट्रीयकरण से बड़े बड़े जो कृषि फार्म है उससे पूरे समाज के वर्ग का पेट भर दिया जाए। वर्ग संघर्ष, मार्क्सवाद ये बोलता है जो कि वर्ग संघर्ष जो होता है वो समाप्त तभी हो सकता है जब अमीरों से उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए। मार्क्सवाद ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति को मेहनत करनी जरूरी है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे उसका मेहनत का मुनाफा या उसको मेहनत की सैलरी नहीं मिलेगी। तो मार्क्सवाद ये मानता है कि लोकतंत्र व्यवस्था में केवल अमीर वर्गों की ही कठपुतलियां हैं, वहाँ पे अमीर वर्ग ही बार बार चुन के आते हैं और अमीर वर्ग ही फिर लोगों का खून चूसते हैं। तो मार्क्सवाद का मानना है कि योग्यता अनुसार ही आपको काम दिया जाएगा और योग्यता अनुसार ही आपको काम मिला जाएगा और काम पाने का कानूनी अधिकार सबके पास होगा। अर्थात यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू वर्क होगा और वर्चस्व और राजनीतिक सत्ता अमीरों के हाथ की जो कठपुतलियाँ, जो मार्क्सवाद ये मानता है कि भाई जो लोकतंत्र सरकार में जो अमीरों का ही वर्चस्व है, अमीरों के हाथ की ही कठपुतलियाँ होती है लोकतंत्र सरकार और चंद अमीर व्यक्ति ही बार बार सरकार में चुनते आते हैं। मार्क्सवाद इसीलिए लोकतंत्र सरकार का विरोध करता है। शायद अब आपको समझ में आ गया है कि मार्क्सवादी विचारधारा में क्या होता है और उदारवादी विचारधारा क्या है। इसी के साथ साथ एक होता है समझौतावादी दृष्टिकोण या समझौतावादी विचारधारा। अगर हम समझौतावादी विचारधारा की बात करते हैं तो ये मार्क्सवादी उदारवादी का दोनों का मिश्रण हो जाता है। यहाँ पे व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उनका मानना है कि भाई व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, जिस प्रकार के से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उस प्रकार से समाज में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ थोड़े खराब भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से उनका मानना है कि सामाजिक
समाज में ही संभव है। उनका मानना है सामाजिक विकास केवल और केवल समाज में ही संभव हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के कभी भी किसी व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। उनका मानना है समाज है तो समाज में व्यक्ति हैं हो, अगर व्यक्ति होते हैं तो व्यक्तियों में वाद विवाद भी होगा, और अगर वाद विवाद होता है तो व्यक्ति में समस्या भी उत्पन्न होगी। इसीलिए समाज है तो विवाद भी होगा। इसीलिए विवाद का होना ही राजनीतिक की अस्तित्व को जन्म देता है। उनका मानना है कि भाई जब तक विवाद नहीं होता तब तक राजनीतिक नहीं होगी। इसीलिए जब भी विवाद होगा तो उस विवाद के कारण एक चीज का जन्म होगा जो कि है राजनीतिक, अर्थात राजनीतिक के द्वारा ही किसी भी विवाद को सुलझाया जा सकता है, सॉल्यूशन किया जा सकता है। उनका मानना है कि राजनीतिक ही सभी विवादों का सॉल्यूशन है। अगर कोई भी कहीं पे भी विवाद होता है तो वो राजनीतिक तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ये ऐसा समझौतावादी दृष्टिकोण का विचार है। उनका मानना है राजनीतिक ही समझौता कराती है और यही समझौता केवल और केवल कोई भी समस्या का सॉल्यूशन होएगा, वो सॉल्यूशन केवल और केवल राजनीतिक शक्ति के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए उनका मानना है कि राजनीतिक का होना अति आवश्यक है। और राजनीतिक कब होगी? जब समाज होगा। और समाज कब होगा? जब लोगों का समूह एक साथ रहना शुरू करेगा। और जब लोगों का समूह एक साथ रहना शुरू करेगा तो आपस में फाइट तो होनी है, फाइट होगी तो विवाद होगा, विवाद होगा तो राजनीतिक को जन्म दिया जाएगा, राजनीतिक ही समझौते को सॉल्यूशन करेगी। तो इसीलिए उनका मानना है कि व्यक्ति व व्यक्तियों में विवाद जब होता है तब उस विवाद को सॉल्यूशन करने के लिए भाई समझौता किया जाता है। और वो समझौता किसके द्वारा किया जाएगा? राजनीतिक के द्वारा समझौता किया जाएगा, जो कि व्यक्ति व व्यक्ति के बीच में समझौता जो होगा। इसी के साथ साथ व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह के बीच में जो विवाद होता है, जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में, या फिर अमीर वर्ग और गरीब वर्गों के बीच में, या फिर दो ऐसे समूहों के बीच में जब विवाद होता है तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण के द्वारा ही उस विवाद को सोल्व किया जाता है। अगर हम बात करते हैं शासन और शासित के बीच में जब विवाद होता है तो वो राजनीतिक के द्वारा ही उसको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अगर मान लो जो भारतीय जनता है और जो एमपी एमएलए या जो निगम पार्षद के बीच में उनकी कुछ अगर विवाद हो जाता है तो जनता क्या करती है? जब वो फिर से राजनीतिक रूप में आने की कोशिश करते हैं, कोई एमपी एमएलए आने की कोशिश करता है, तो जनता उसको वोट नहीं देती। अर्थात उसको जब वोट ही नहीं मिलेगा तो वो राजनीतिक में जीतेगा ही नहीं। इसी के साथ साथ है राजनीति के द्वारा धनी व निर्धन में जो विवाद होता है, जो असमानता होती है, जो आर्थिक असमानता है, राजनीति के द्वारा उसको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। अर्थात यहाँ पे सरकार अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में बांटने की कोशिश करती है, उसी टैक्स के पैसे को। साथ ही साथ राज्य व राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, यह जो विवाद है ये राजनीतिक रूप से ही इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। बस 2 मिनट की हो रहा है और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा चैप्टर था तो इसके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं समझे ना तो चाहे आप ग्रेजुएशन भी पास कर लो, क्या आप एमए में भी चले जाओ, तब तक आपको ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है। अब हम बात करते हैं राजनीति का लोकहितवादी दृष्टिकोण। जी हाँ, अभी हमने बात करी भाई राजनीति की उदारवादी विचारधारा की, मार्क्सवादी विचारधारा की, समझौतावादी विचारधारा की। अब हम बात करते हैं राजनीतिक का लोकहितवादी दृष्टिकोण में क्या होता है। इसमें क्या होता है? इसमें राज्य व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। अर्थात यहाँ पे वही बात है जिस प्रकार से उदारवाद में थी कि व्यक्ति को ही केंद्र का बिंदु माना जाता है। इसी के साथ साथ राजनीतिक के माध्यम से यहाँ पे सार्वजनिक हित का बढ़ावा दिया जाता है। अर्थात अगर समाज में राजनीतिक है तो उस राजनीतिक के माध्यम से समाज के सर्वगुण, समाज का विकास केवल और केवल सार्वजनिक हित होगा, अर्थात सभी का विकास होगा। इसमें राजनीतिक लोकहित के साधन के रूप में देखा जाता है। अर्थात यहाँ पे देखा जाता है कि जो राजनीतिक होती है वो लोगों के हित के लिए होती है, लोगों के विकास के लिए होती है, लोगों में समानता स्थापित करने के लिए होती है, लोगों को अधिकार देने के लिए होती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमने उदारवादी विचारधारा का रूप पढ़ा था वही पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक भलाई के लिए होता है।
है, इसको हम चाहे तो आधुनिक उदारवाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ के साथ राजनीतिक प्रतियोगिता की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक राजनीतिक प्रतियोगिता, मतलब आप चाहो तो आप खुद ब खुद भी वो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आप एक अपनी नई पार्टी का निर्माण कर सकते हो, आप चाहो तो आप भी राजनीतिक में आ सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी होना चाहिए, आप केवल सिटीजन ऑफ इंडिया हो इतना काफ़ी है, और आपकी उम्र 18 साल 25 साल से ऊपर 35 साल से ऊपर है तो आप भी अपनी एक राजनीतिक प्रतियोगिता में आप शामिल हो सकते हो। इसके साथ ही साथ क्या है, राज्य के लिए राज्य के द्वारा अपने लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, जैसे रेलवे का निर्माण करना, रेलवे को नियंत्रण करना, या फिर नगर योजना बनाना, या फिर बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना, उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करना, विद्यालय को बनाना, फ्लाईओवर को बनाना, इस प्रकार से ऐसे कार्य करना कि जिससे कि जनमानस का कल्याण हो, जनमानस के प्रत्येक समूह का कल्याण हो। इसी के साथ साथ इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का अर्थ होता है कि उसके उल्टा होना, उस कंडीशन के अलग जाना। अपवाद में क्या है कि भाई भारत में जन कल्याण के नाम पे ज़्यादातर घोटाले हुए हैं। आपने देखा कि भाई भारत में सरकार हर थोड़े समय में कुछ सहायता, कुछ पैसों का फंड बनाती हैं, कभी एससी, कभी ओबीसी, कभी एसटी के लिए, कभी समाज में पिछड़े वर्गों के लिए, कभी किसानों के लिए, कभी किसी के लिए। और इतने सालों से 70 सालों से 65 सालों से समाज की बेरोजगारी को, समाज में गरीबी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, परंतु आज तक दूर नहीं हुई। अर्थात यहाँ पे बोला हुआ है कि हर 5 ईयर प्लान में, हर जो बजट आता है उसमें समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आने की कोशिश की जाती है। समाज में गरीबी को कम करने के लिए सरकार पैसा अपने फंड से रिलीज करती है, परंतु वो पैसा आम आदमी तक, आम गरीब तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि बीच में राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से उसमें घोटाला कर दिया जाता है। तो जब घोटाला होगा तो क्या उसका फायदा गरीब को होगा, किसान को होगा, मजदूर को होगा, वंचित को होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये उसके अपवाद है। यहाँ पे क्या है, जब तक ये चीजें होती रहेगी तो सरकार कितने भी कोशिश कर ले यार, लोगों का भला नहीं हो सकता। इसीलिए भारत में कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी चारा के, यहाँ तक कि गाय पे जो चारा खिलाया जाता है, पशुओं को चारा खिलाया जाता है, उस तक को लोग नहीं छोड़ते। तो मतलब हर जगह घोटाले हैं। तो राजनीतिक शक्तियों का अल्पसंख्यक लोगों का ही लाभ। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई राजनीतिक में लोग अपने ही चाचा, भतीजे, पति, पत्नी, अपने ही लोगों को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए वो लोगों में बार बार ऊंचे पदों पे अपने राजनीतिक परिवार वाले लोगों को ही बिठाते हैं। आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ और क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी जब राजनीतिक में घुस जाती है और वो कोई एक ओहदा हासिल कर लेती है, तो वो अपने परिवार के लोगों को लाना चाहती है, ताकि वही सालों सर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इतिहास क्यों ना हो, वहाँ पे जो महबूबा मुफ्ती है या कोई सी उमर अब्दुल्ला है, ये एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी ही समाज को लूट रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं, मैं क्या बताऊँ। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इस मामले में लोकहित कार्य केवल दिखावा होते हैं। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि भाई इस प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं में लोकहित कार्य केवल दिखाया होता है। अर्थात यहाँ पे बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोगों के घर में जाके खाना खाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, हम गरीबों के घर में आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यहाँ पे इनके साथ बैठे हैं, इनसे इनकी प्रॉब्लम को पूछ रहे हैं, हम इतने बड़े होते हुए भी हैं इन गरीबों के घर में आ रहे हैं। अर्थात ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, ये केवल एक सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, गंदी राजनीतिक समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन वो सिर्फ जाते हैं और गरीबों के घर पे, जो मजदूर के घर पे, किसी अल्पसंख्यक के घर पे, उनके घर पे खाना खाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लोग कभी भी उनके घर में, जब वो बड़े इंसान जाने के बावजूद भी उनके घर की कंडीशन भी उसके बाद भी वैसी की वैसी होती है। अर्थात ये केवल एक ढकोसला है जो कि समाज में टीवी पे दिखाया जाता है कि एक राजनीतिक पार्टी के इतना बड़ा अधिकारी समाज में फलाने व्यक्ति के घर गया, इस व्यक्ति के घर गया, इसके साथ खाना खाया।
ये तो क्या ही बताऊं, मैं भरा बैठा हूँ इन सब के लिए। चलो छोड़ो। इसके साथ साथ घोटाले, भाई कौन कौन से घोटाले? प्रतिभूति घोटाला है, बोफोर्स घोटाला है, पशुपालन घोटाला है, चारा घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, बोफोर्स, पता नहीं कितने घोटाले, हर साल एक नया घोटाला मिलता है। 2004 से लेके 2014 का जो समय था, इसमें तो इतने घोटाले हुए कि भाई क्या ही बताएं। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लिए एक खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है, अगर आप हमारे इस पूरी बुक के हम 6 से 8 क्वेश्चनों को लेके आने वाले हैं, जिसमें आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप हमारा बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो आपको इस पूरी बुक की इसी प्रकार से PDF नोट दे दिए जाएंगे। अगर आप हमारा स्टैंडर्ड कोर्स परचेज करते हो तो इस PDF नोट्स के साथ साथ आपको इन पूरी 6 से 8 वीडियो का आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, जो केवल और केवल सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। इसी के साथ साथ एडवांस कोर्स अगर आप परचेज करते हो तो आपको हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप आपके क्वेश्चन आंसर हमसे पूछ सकते हो और आपकी जो क्वायरीज है या आपको जो टॉपिक हार्ड लगता है हम उसके ऊपर वीडियो लेके आ सकते हैं, जो वीडियो केवल और केवल आपके लिए होने वाली है। तो अगली वीडियो तक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।